चलो जी, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे आज 3 दिन के ब्रेक के बाद। ओके, लास्ट हमने आपको क्या बताया था बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया था, कैसे बनता है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग से। उसके बाद मैंने आपको लोन अकाउंट बनाना बताया था कि अगर कोई पार्टनर लोन दे देता है तो वो कैसे बनता है। आज मुझे आप लोगों को बताना है नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास बीच में एक कंसेप्ट और है हमारे पास। एक कंसेप्ट मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उसे इंटरेस्ट मिलता है, वो बिजनेस के लिए खर्चा है, जो हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उस दिन लास्ट क्लास में। ये कंसेप्ट उसका उल्टा है। अगर पार्टनर बिजनेस से लोन ले ले तो फिर पार्टनर को ब्याज देना भी पड़ता है। वो ब्याज पार्टनर के लिए खर्चा है और बिजनेस के लिए इनकम है। इनकम क्रेडिट साइड जाती है, ठीक है जी। और अगर कोई पार्टनर लोन ले ले तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित नहीं है, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। वो जो 6% पर एनम का कंसेप्ट है, वो लोन अगर बिजनेस ने लिया हुआ है पार्टनर से, मतलब पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, उसके ऊपर है वो 6%। ठीक है जी, इसे मैं ऐसे समझा देता हूँ। लो, मैं इसके ऊपर ऐसे समझा देता हूँ। ये दो पार्टनर है, ये बिजनेस है, इस पार्टनर ए ने, ये बी है, इसने लोन दिया हुआ है। लोन इधर को तीर जा रहा है, लोन दिया हुआ है, तो बिजनेस को इसे ब्याज देना पड़ेगा। ठीक, अगर रेट है तो बहुत अच्छी बात है, रेट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 6% पर एनम। मतलब अगर आप एक पीएल अकाउंट बनाएंगे तो ये वाला इंटरेस्ट यहाँ लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, जो भी फिगर आएगी, क्योंकि ये वाला इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है। ठीक है जी। अगर मैं पार्टनर बी की बात करूँ, इसने लोन दिया नहीं है, उसने बिजनेस से लोन ले लिया है, तो अब इसे ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एज द रेट स्पेसिफाई इन द पार्टनरशिप डीड। जो रेट पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, रेट नहीं है तो मेरे पास भी कोई रेट नहीं है। ये वाला खर्चा बिजनेस ने दिया तो बिजनेस के लिए खर्चा है। ये वाला इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। ये किधर जाएगी? इधर। बाय इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, जो भी होगा रेट। बात समझ में आती है? बस ये इतनी सी बात। ठीक है जी। इसके ऊपर मुझे अलग से एक क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रेंट तो मैंने आपको बता ही रखा है, पहले भी डिस्कशन किया था कि किसी पार्टनर ने अगर अपना प्रॉपर्टी ऐसा दे रखी है तो उसके ऊपर उसे रेंट मिलता ही है। रेंट भी बिजनेस के लिए क्या है? जैसे सपोज करो ये है बी, इसने बिजनेस को, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बी की है, इसकी। तो अगर ये प्रॉपर्टी बी बिजनेस को ना देता और किसी और व्यक्ति को देता तो किराया मिलता। तो अगर ये किराया आपका बिजनेस बी को दे देगा तो कुछ गलत हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो जो किराया बी को मिलना चाहिए वो भी रेंट पेड टू बी, जो भी होगा फिगर आ जाएगी। वो भी किराया बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस से क्या देगा? रेंट। ठीक है जी। वो बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। खर्चा क्या होता है? रेंट। ठीक है। ये भी कंसेप्ट मैंने आपको वर्बली बोल के बता दिया है, इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये कंसेप्ट मुझे आप लोगों को बताना है, बता के
कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि बिज़नेस में पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए, तो सैलरी मिलती है। कमीशन लिखा हुआ है तो कमीशन मिलता है। इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखे होने के बावजूद भी मेरे पास बिजनेस में प्रॉफिट ना आए, लॉस आ जाए, तो किसी भी पार्टनर को मैं कुछ भी नहीं देता। मतलब फिर मैं एप्रोप्रिएशन बनाता ही नहीं। ठीक है जी, लाओ जी। ओहो, इलस्ट्रेशन नंबर 19 पढ़ो सीधा ही, यहीं से मेरा एक कंसेप्ट निकल के आएगा। वाह, पढ़ो जी। ए और बी कौन पढ़ रहा है? मैं ही पढ़ देता हूँ। ए और बी पार्टनर है फर्म में। 1 अप्रैल 2023 पर उनकी कैपिटल दी है 3 लाख 2 लाख। 1 अक्टूबर 2023 में ए ने लोन ग्रांट किया है 50,000 का फर्म को। बी हैड अलाउड द फर्म टू यूज दिस प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर द मंथली रेंट ऑफ 10,000। ठीक है जी। पार्टनरशिप डीड कहती है जी इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल के ऊपर 9% पर एनम, और बी को एनुअल सैलरी अलाउड है 1 लाख रुपए सालाना। फर्म ने इस बार इनकर्ड किया है लॉस 28,500 का फॉर द ईयर 31 मार्च 24 बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। क्या जी, हमने अभी तक कोई भी इसमें जो ऊपर 4 एडजस्टमेंट की हुई है, लोन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, अभी तक हमने वो लेस नहीं किया, मतलब दिया नहीं है। मैं कोई बात नहीं। क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर द अकाउंट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। कह रहा है वो अकाउंट बना के दिखाओ जिसमें आपका प्रॉफिट या लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं कहा एक पार्टनर को रेंट देना है और एक पार्टनर को लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है, वो दोनों देने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? पीएल ही बनेगा, और तो कुछ बन ही नहीं सकता। लो जी, बना देंगे पीएल। और लॉस है तो यहाँ लॉस लिख देंगे। टू लॉस कितना है? 28,500 का। पार्टनर को लोन देना है इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। कितना है ए का लोन? 50,000 रुपये का। ब्याज कितने की बात हुई थी उससे? कितने की बात हुई थी? 6%। दिया कब था? अक्टूबर में। अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने। कितना आ जाएगा? 3,1500 रुपये। फिर एक पार्टनर उसे रेंट देना है, रेंट पेड टू बी। कितना किराया है उसका? 10,000। 12 महीने कितना बैठ जाएगा? 1,20,000। कितना लॉस हो गया? नेट लॉस 1.5 लाख। आपने कहा सर ऑलरेडी लॉस था हमारे पास, तो इंटरेस्ट देने की क्या जरूरत थी? कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये लिखना मेरी मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से मना कर दूँ, नहीं देना ही पड़ेगा। आपने सर ये लिख के तो आपने जो लॉस 30 का था वो 1.5 लाख का कर दिया, मैं तो क्या हो गया? वो उसका हक है और मेरी मजबूरी है, देना ही पड़ेगा। इट इज़ अ चार्ज। तो आपने कहा सर जब इतना सारी चीज़ों का आपने चार्ज मान लिया तो पार्टनर की सैलरी और इंटरेस्ट भी दे दो कैपिटल पे। मैं कहा नहीं, वो नहीं मैं दे सकता। उसे देने के लिए मेरे पास प्रॉफिट होना ज़रूरी है। लेकिन ये दोनों चीज़ें देने के लिए मैं कहीं भी इधर नहीं देखता, मैं तो सिर्फ देने के बाद देखता हूँ, ये लिखने के बाद देखता हूँ कि लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है तो एप्रोप्रिएशन बनाने की तैयारी करता हूँ, और लॉस आ रहा है तो क्वेश्चन यही खत्म। इस लॉस को मैं सिर्फ इन पार्टनर्स में बांट दूंगा। रेशो क्या है? इक्वल 75-75 खत्म। ठीक है जी। लो जी, एक कंसेप्ट और है मेरे पास, जहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में जैसे आपने कहा सर लॉस के केस में तो एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है। मैं कहता कि मेरे पास लॉस नहीं है, मेरे पास प्रॉफिट ही है। सपोज करो मेरे पास नेट प्रॉफिट 30,000 रुपये का है और ए पार्टनर कह रहा है कि जी मेरा इंटरेस्ट बनता है कैपिटल पे 50,000 का। मैं कहा अच्छा, और कह रहा है जी मेरी सैलरी बनती है, मैं कितनी कह रहा है 30,000 रुपये की। मैं कहा तो बहुत ज़्यादा पैसे बैठ रहे हैं, 80,000।
और बी कहता है जी मेरा इंटरेस्ट बनता है 30,000 का और मेरी सैलरी बैठती है 20,000 की। मैं कहा यार तेरे भी पैसे 50,000 रुपये हो गए। मैं कहा यार लेकिन तुम दोनों को बताऊँ एक बात। कह रहा जी क्या? मैं कहा जी यार प्रॉफिट ही 30,000 रुपये का है। अब अगर मैं 30,000 रुपये सारे के सारे ए को दे दूँ तो बी नाराज़ हो जाए, और नाराज़ होने के बाद उसकी नाराज़गी तब भी दूर ना हो। कहता 80 थे 50 30 ही मिले, 50 का नुकसान। अगर मैं 30,000 रुपये देखो, अगर लॉस है, अगर नेट लॉस है तो फिर तो मैं मुंह पे मना कर देता हूँ इस केस की तरह कि मैं कहा भाई है नहीं, भागो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से। ठीक है जी, ये वो केस नहीं है। अगर लॉस है, मान ले सपोज करो नेट लॉस 10,000 रुपये का रहा, मैं कहा कुछ नहीं मिलता, मैं कहा भागो यहाँ से, पैसे पूछे नहीं है, उल्टा लॉस हो गया, तुमसे पैसे नहीं दे रहा, तुम्हें लॉस बांट दूंगा। ऐसे यहाँ कहानी है, कहानी थोड़ी सी उल्टी है। मैं कहा यार प्रॉफिट तो है लेकिन उतना नहीं है जितना आप मांग रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा यार प्रॉफिट नहीं, लॉस तो नहीं है, प्रॉफिट तो है लेकिन उतना नहीं है जितना आप समझ रहे हो। कि जी कितना है? मैंने कहा कम है। कि जी कितना कम? मैं कहा 30 ही है। अब ए और बी कह रहे हैं भाई ये 30 तो, अगर बी कह रहा है मैं ही ले जाऊं तो भी मुझे 20 का नुकसान, तुझे 98 नहीं मिलती, अगर मैं तुझे दे दूं तो तुझे नुकसान। तो अब इस 30,000 रुपये का बंटवारा करना है इस तरह से कि इन दोनों में पैसे बट भी जाएं और दोनों नाराज भी ना हो। सपोज करो इनकी रेशो 3:2 मान लेते हैं, तो क्या किया जाए आप लोगों के हिसाब से? परफेक्ट। तो आपने कहा सर ये जो रेशो आई है मतलब 80,000 50,000 रुपये, ये इनका अप्रोप्रिएशन है, मतलब ये पैसे को ऐसे ऐसे बांटने के लिए कह रहे थे। ए कह रहा था मेरा ए पैसा बनता है, ये बनता है और मेरा टोटल इतना बनता है। बी कह रही मेरा ये बनता है, ये बनता है और मेरे 50,000 बनते हैं। मैं कहा लेकिन पैसे तो कम है, तो क्या करो इस 50 नेट प्रॉफिट को इसी रेशो में बांट लो, लड़ाई भी नहीं होगी। कैपिटल रेशो में कभी नहीं कहा मैंने, ठीक है जी। तो इस 30,000 रुपये को इसी रेशो में बांट लो, आपकी कहानी सॉल्व हो जाएगी, लड़ाई भी नहीं होगी, कहानी भी बढ़ जाएगी। बात समझ में आती है? ये वो कंसेप्ट था व्हेन एप्रोप्रिएशन, ये एप्रोप्रिएशन है, व्हेन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन नेट प्रॉफिट, देन नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एप्रोप्रिएशन रेशो। ये कंसेप्ट है हमारे पास एक, ठीक है जी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं 21, देखो जी ए और बी वाला है, पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? ओके लो जी, क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। ए एक वर्किंग पार्टनर है और उसे कंट्रीब्यूट करने हैं 12 लाख रुपए एज कैपिटल, ठीक है जी। बी एक बी एक वर्किंग पार्टनर है और उसने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10% के रेट से, सैलरी मिलनी चाहिए 7500 पर मंथ के रेट से। नेट प्रॉफिट गिवन है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के अलावा 70,000 रुपये का, मतलब अभी तक हमने ना सैलरी दी ना इंटरेस्ट दिया और 70,000 का हमारे पास नेट प्रॉफिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहा है। मैंने कहा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अकाउंट बनता है, क्या बनता है? पीएल एप्रोप्रिएशन। मैंने कहा लो जी हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा? बाय नेट प्रॉफिट 70,000 रुपये का, और मैंने यहाँ पे लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। कितनी ए कैपिटल है? 12 लाख। इंटरेस्ट कितना बैठता है उसका? 10%, कितना? 1,20,000। यहाँ लिखते ही मेरे दिमाग में आ गया कि पैसे तो कम है, तो मैंने कहा मैं इस पैसे को नहीं लिख सकता। यहाँ पे देखने से लग गया कि पैसे कम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी रफ पे वर्किंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा ए और बी पहले अपने पैसे बताओ, तुम्हारे कितने कितने पैसे बनते हैं, उस पैसों की रेशो बनाऊंगा फिर। तो ए कहता जी मेरे तो इंटरेस्ट बैठता है कैपिटल पे। मैंने कितना? क्या जी 1,20,000। मैंने कहा बी तेरा? क्या जी मैंने पैसे ही लगा रखे, मैं नॉन वर्किंग पार्टनर हूँ।
मैंने फिर पूछा, मैं कुछ सैलरी वैलरी, बी कह रहा है, ए कह रहा है मैं तो नॉन वर्किंग हूँ, बी कह रहा है मैं हूँ पार्टनर, मेरी 7,500 एक महीने बैठती है, साल भर की हो जाएगी 90,000। मैं कोई और पैसे कहते हैं ना जी बस यही पैसे हैं। 1,20,000 ए के बैठते हैं, 20,000 बैठते हैं, 30,000 बैठते हैं, 90,000 बैठते हैं इसके, मोटा मोटा दो पैसे मांग रहे हैं, 2,10,000 रुपये। और 2,10,000 उसके पास है 70, मतलब उसके 1/3 पैसा है। जितने पैसे मांग रहे हैं उसका 1/3 पैसा मेरे पास है देने के लिए। सिर्फ पैसे तो पूरे मिल नहीं पाएंगे। अगर ये पैसे ए को दे दूँ बी नाराज हो जाएगा, बी को दे दूँ ए नाराज हो जाएगा, नाराज़गी फिर भी दूर नहीं होगी दोनों की, क्योंकि पैसे ही बहुत थोड़े से हैं। तो मैं कहा एक काम करते हैं, इसी अमाउंट की एक रेशो बना लेते हैं, 12:9, छोटा हो जाएगा 4:3। तो मैंने कहा एक काम करो, इस 70,000 के टोटल 60 टुकड़े कर लो, 4 ए को दे दो और बी को दे दो 3, 2 20 सैलरी। मैं कहा देख भाई 70,000 रुपये है, तू 4 टुकड़े रख ले 7 में से, तू रख ले 40,000 रुपये और तू रख ले 30,000 रुपये, कहानी खत्म। लेकिन ये काम तब करना है जब ये प्रॉफिट इस अमाउंट से कम हो, ठीक है जी। आप ऐसा ज़्यादा हो, सारे पैसे देने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जिसे आप बोलते हो डिविजिबल प्रॉफिट, बांट दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है इंटरेस्ट निकालने का। किसके ऊपर? ड्राइंग के ऊपर। इसके ऊपर मैंने आपको बहुत सारी कहानियाँ बताई थी, मैं पूरी कहानियाँ तो रिपीट नहीं करूँगा, मैं आपको टेबल बना दूँगा और थोड़ा सा समझा दूँगा, ठीक है जी। लो जी, मैंने आप लोगों को बताया था मुझे कभी भी इंटरेस्ट निकालना हो किसी चीज़ के ऊपर तो 3 चीज़ चाहिए थे, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है जी। लो जी, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 2 मेथड है। पहला मेथड सिंपल, दूसरा मेथड प्रोडक्ट। सिंपल मेथड वो मेथड है जिसके ऊपर आप हमेशा ये करते हो, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, वो सिंपल मेथड है। अमाउंट बताओ, रेट बताओ, टाइम बताओ, ठीक है जी, आ जाएगा। प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा अलग है। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो बच्चों लेसन 22, इससे आपको मेरी दोनों चीज़ समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन कहते हैं चारू एक पार्टनर है जिसने विड्रॉ करे हुए हैं अमाउंट ऐसे ऐसे, मई में पैसे निकाल लिए, फिर जुलाई में निकाल लिए, फिर 30 सितंबर में निकाल लिए, फिर नवंबर, जनवरी और 31 मार्च, मतलब मोटा मोटा 6 बार पैसे निकाल लिए अलग अलग टाइम पे, अलग अलग रुपए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% का। ड्राइंग पूछ रहा है किस मेथड से? सिंपल मेथड से भी कह रहा है और प्रोडक्ट मेथड से भी कह रहा है, ठीक है जी। सिंपल से भी कह रहा है, प्रोडक्ट से भी कह रहा है। लो जी, अगर मैं सिंपल मेथड से बात करूं तो कैसे निकल सकता है? ऐसे निकल सकता है, देखो जी, कितने में निकाल ले पहली बार? 9% का वेट, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। अमाउंट 20, रेट 9, टाइम कब निकाल लेते? 11 महीने। ऐसे ही दूसरी बार निकल जाएगा 10,000 इंटू 9% इंटू कब निकाल ले? 8 महीने, 8/12। ऐसी तीसरी बार निकल जाएगा 30,000 इंटू 9% इंटू 6/12। ऐसे ही फिर इससे निकालना होगा, क्या निकालना होगा इसने? 40,000 रुपये इंटू 9 इंटू नवंबर से कब निकाले? दिसंबर, 4 महीने। ऐसे ही फिर एक और बार निकालना है इसने 20,000 रुपये। रेट तो सेम ही है, टाइम कब निकाला? जनवरी में, तो जन फेब मार्च 3 महीने। और ऐसे ही लास्ट पे है 25,000 रुपये, 9% 0 महीने के लिए, क्योंकि लास्ट में 0 है। यहाँ पे कैलकुलेशन है, ठीक है जी। अब मुझे लिखने में इतना टाइम लग गया, कैलकुलेट करने में और टाइम लगेगा, और फिर कैलकुलेट करने के बाद जो फिगर्स आएंगी उन सबको जोड़ना, तब जाके एक फिगर आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल भर का। तो ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया भाई। तो मुझे मैं सिंपल मेथड हर जगह यूज़ नहीं करता,
ठीक है जी। सिंपल मेथड मैं यहाँ वहाँ यूज़ करता हूँ जहाँ 2-3 महीने की ड्राइंग होती है, या एक बार या 2 बार ड्राइंग कर रखी है। ऐसे 12 बार, ऐसे 6 बार ड्राइंग करेंगे मेरी तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी, लिखने में इतना टाइम लग गया। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, फिर डिवाइड करूँ, फिर मल्टीप्लाई करूँ, फिर डिवाइड करूँ, फिर फिगर आए, और ऐसे कई बार करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग। इससे बेहतर क्या है बच्चों, मैं प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर लेता हूँ। जो दूसरा मेथड है मेरे पास वो प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल था, ये प्रोडक्ट है, ये सिंपल मेथड था। प्रोडक्ट मेथड भी थोड़ा सा है तो लेंदी, लेकिन कंपेयर टू इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी है, कैलकुलेशन इजी है। देखो 2 कॉलम तो क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को बने हुए, कौन कौन से हैं, डेट और अमाउंट। पहले उन्हें कॉपी कर लो, सबसे पहले 1 मई, फिर 31 जुलाई, फिर 30 सितंबर, फिर 30 नवंबर, 1 जनवरी, 31 मार्च। अमाउंट में यहाँ से उठा लेता हूँ, मैंने लिखे हैं 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000, 25,000। ठीक है जी। डेट, अमाउंट और पीरियड। पीरियड भी हमने निकाल लिया था, ये देखो निकालना तो हुआ है, 11, 8, 9, 7, 6। पीरियड लिख लो, 11, 8, 6, 4, 3, 0। बस ये 2 कॉलम गिवन थे, ये आपने निकाल लिया। ठीक है जी भाई। तीसरा कॉलम आएगा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट कैसे आएगा, इस अमाउंट की पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसकी इससे कितना आ जाएगा, 2,20,000, 80,000, 1,80,000, 1,60,000, 60,000 और 0। 25 तो नहीं आ रहा, 25 तो नहीं है। हाँ, सबको जोड़ लो, 7 लाख आएगा फिगर, जो मुझे याद है, शायद 7 लाख आ रही। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। टाइम फॉर्मूले में ही है, ठीक है। जहाँ वैसे पता ना अमाउंट इन टाइम, तो टाइम ना बताया ड्राइंग में तो 6 महीने सिंपल मेथड के अंदर। प्रोडक्ट मेथड के अंदर 1/12 है, ठीक है जी। टोटल प्रोडक्ट कितना निकाल लिया मैंने, 7 लाख। रेट कितना है, 9%। टाइम 1/12, ये आएगा 5250। और इस सब ताम जाम को जोड़ के जो फिगर आती है ना, वो भी ये क्या आता है, 5250। आंसर दोनों में सेम ही आएंगे, ठीक है जी। लेकिन इसमें कंपेयर टू दिस कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जल्दी हो जाती है, जुड़ना भी हो ही जाता है, बच्चा दिमाग में जल्दी कर ही लेता है। यहाँ की कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ती है भाई, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन कंपेयर टू दिस मुश्किल पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। एग्ज़ाम में जिस मेथड से वो कहे करने को उससे कर देना। ध्यान रखना मुझे, प्रोडक्ट मेथड लगाने की 2 कंडीशन होनी चाहिए। लग तो कोई सा भी कभी भी जाता है, आंसर सेम आएगा, लेकिन प्रोडक्ट मेथड सिंपल हम नहीं लगाते। प्रोडक्ट तब लगाते हैं, एक तो अमाउंट सेम ना हो, और दूसरा टाइम भी सेम ना हो। देखो टाइम को कुछ फिक्स नहीं है, 11 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 4, 3, 0, और अमाउंट भी सेम नहीं है। अगर अमाउंट और टाइम सेम हो जाए तो फिर मेरे पास कुछ शॉर्टकट्स है। वो शॉर्टकट से जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने कथा जोड़ी है ना, ये ना हो, और विदिन अ मिनट 1 लाइन में आंसर आ जाता है। वो शॉर्टकट आप लोगों को याद है, मैं बता देता हूँ शॉर्टकट क्या थे। जैसे लो जी, ये तो किसी को नोट नहीं करना होगा, बुक में है ही ऑलरेडी, ठीक है जी। जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ, सपोज करो एक पार्टनर है, साल में कितने महीने होते हैं, 12 हैं, 12।
ऐसे होता है जी। अप्रैल, ये अप्रैल हो गया, ये वाला कितने होते हैं? हाँ 12 होते हैं भाई। ऐसी एक टाइम पीरियड अप्रैल हो गई, ऐसे ही ये वाला टाइम पीरियड मई हो जाएगा, ऐसे ये वाला जून हो जाएगा, ऐसे ही जुलाई हो जाएगा, ऐसे ये अगस्त हो जाएगा, ऐसे ये सितंबर हो जाएगा, ये फिर अक्टूबर हो जाएगा, ये नवंबर है, ये दिसंबर है, ये जनवरी है, ये फरवरी है और ये मार्च। ऐसे होता है जी। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा पार्टनर हर महीने की पहली तारीख पर ड्राइंग कर ले, हर महीने वो 1000 रुपये निकालता है, 1000 1000 1000 ऐसे करते 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 वो 1000 रुपये निकालता है, तो ये तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी भाई। कि मैं 1000 रुपये के हिसाब से अगर मैं सिंपल मेथड भी करूँगा तो पहले 1000 रुपये को 12 बार लिखूँगा, फिर रेट लगाऊँगा और फिर टाइम लगाऊँगा 12 महीने, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 12 महीने बैठेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 11 महीने बैठेंगे, ऐसे ही 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी सिंपल मेथड से। और अगर मैं प्रोडक्ट भी लगाऊंगा तो प्रोडक्ट में भी बहुत लंबी कैलकुलेशन है। 12 बार पहले 1000 रुपये लिखना पड़ेगा, फिर उसे अमाउंट लिखने पड़ेंगे, फिर पीरियड की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर 12 बार उन सबको जोड़ना पड़ेगा और फिर फॉर्मूला लगेगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम 1/12 है। तो आपने सही, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट है। शॉर्टकट बहुत सिंपल सा है। यहाँ हम एक टेबल बना देते हैं। हम टेबल ऐसे बनाते हैं कि या तो आपने ड्राइंग करी होगी बिगिनिंग में, या आपने ड्राइंग करी होगी मिडल में, या आपने ड्राइंग करी होगी एंड में। मतलब अगर आप मंथली ड्राइंग करते हो और मंथली में भी आप, मतलब मंथली का मतलब हर महीने ड्राइंग करते हो, हर महीने 12 बार ड्राइंग कर चुके हो, उसे बोलते हैं मंथली। हर महीने ड्राइंग करते हो और महीने की पहली तारीख पे करते हो, हर महीने में 1 तारीख आती है तो हर बार 1 तारीख को ड्राइंग कर लेते हो, उसे बोलते हैं बिगिनिंग, मतलब महीने की 1 तारीख पे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो बिगिनिंग पे रेट है, टाइम है 6.5, मिडल में है 6 और एंड में है 5.5। ये कहाँ से आते हैं, इसका भी कुछ लॉजिक है, कुछ फॉर्मूला भी है। वो फॉर्मूला हमें याद नहीं आ रहा, ना मुझे याद कराना और ना मेरे बच्चों को समझना होता, ठीक है जी। वो सिंपल कहते हैं सर क्या करो, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम आपने हमें दे दिया है, रेट क्वेश्चन में गिवन होता है, जो भी रेट गिवन होगा मैं रेट 10% मान रहा हूँ, और टाइम अमाउंट आप लोग बता दो बस। मैंने कहा 1000 रुपये निकालता है एक बार में, 1000 रुपये निकालता है एक बार में, तो 12 महीने में कितने रुपये निकाल लिए होंगे? 12,000 रुपये अमाउंट आ गया। 12,000 रुपये तो ब्याज लगेगा भाई 1000 रुपये एक बार निकाले तो 12 महीने 12,000 रुपये निकाले तो 12,000 रुपये इसका अमाउंट जो आपने पूरे साल भर में विड्रॉ किया है, इंटू रेट। रेट क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, नहीं है तो हम रेट मानते ही नहीं। और टाइम ये रहा 6/12, या मैं रेट 12 ही मान लेता हूँ, सपोज को 12% का रेट मान लेता हूँ, तो 12 से 12 कट जाएगा ना, जल्दी हो जाएगा। 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 कट जाएंगे और 6 6 36, नहीं 12 6 72 और 72 और 780 रुपये आ जाएगा है, 780 आ रहा है बस। और अगर आपने कहा सर है क्या हुआ, हाँ, और अगर आपने कहा सर ऐसा ना हो कि उसने जरूरी थोड़े सर वो महीने की पहली तारीख पे निकाल रहा हो, ऐसा हो सर पहली तारीख पे 1000 पहली तारीख पे निकाल लिया, अगले महीने में 2 पे निकाल लिया, उससे ले 5 पे निकाल लिया, उससे ले 15 पे निकाल ले, तो फिर ये फॉर्मूले नहीं चलते भाई, फिर तो प्रोडक्ट मेथड ही है, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है जी। वो एक फ्लो में क्वेश्चन देता है कि जी वो आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता है, रादर देन आपको कंफ्यूज करना चाहता है। कभी आप सोचो ये शॉर्टकट, ये टाइम तभी चलेगा जब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली बार अमाउंट सेम हो, हर बार 1000 रुपये ही हो। अगर एक बार भी एक कंडीशन टूट जाती है कि 1000 रुपये नहीं है, कुछ ज़्यादा है कुछ कम, फिर नहीं चल सकता। दूसरा टाइम सेम हो, मतलब बिगिनिंग है तो बिगिनिंग ही है, ऐसा ना हो आज बिगिनिंग कल एंड फिर मिडल, नहीं चल पाएगा। और आपने कहा सर अगर ये सपोज करो बिगिनिंग में ना करके एंड में कर रहा होता, मतलब ये अप्रैल में ना निकाल रहा होता पहली में, ये तो अप्रैल की
एंड में निकालता, मतलब महीने के एंड में होता, या तो महीने की 30 तारीख होती है या महीने की 31, 29, 28 को फरवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो भी सिंपल है। तो ये 6.5 ना हो गया, क्या हो जाता 12,000 इंटू 12% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, ये कितना है 12 5 60, 630 रुपये जाता है। ठीक है जी, ये आ जाता। और आपने कहा सर वो ना तो महीने की पहली पे करता ना एंड में करता, वो तो मिडल में करता, बीच में 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, हर महीने 15 आते हैं, जैसे 15 अगस्त आएगी। हाँ तो महीना वो 15 ही है भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे ना तेरी ना मेरी, तो बीच में महीने क्या बैठती है, 15 या 16? ठीक है जी। तो ऐसे ही 15 अगस्त, तो फिर ये रेट 12,000 इंटू 12% इंटू 6/12, ठीक है। ये ठीक आ रहा है क्या? ये ठीक आ रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। आपने सर चलो मंथली का तो मैंने रट लिया, इसे भी रटने का एक तरीका है, ये ऐसे रटे नहीं जाते, इसे भी बनाने का एक तरीका दिया हुआ मैंने अपने, लेकिन वो कोई बुक में तरीके नहीं है, वो मैंने बना रखे हैं, ठीक है जी। आपने जरूरी थोड़े आदमी मंथली करे, वो तो क्वार्टरली भी कर सकता है। हाँ जी, क्वार्टरली भी हो सकता है। क्वार्टरली पे रेट है 7.5, 6, 4.5, ठीक है जी। रेट याद है क्या आपको ये? तो फिर मैं क्यों टाइम खराब कर रहा हूँ यार? हाँ मैं तो लिख ही रहा हूँ, मुझे लगा मैं उसे समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ जितने भी है बाकी सबको मैंने पढ़ा रखा है, आपको पता है ना ये, तो फिर मैं क्यों टाइम खराब कर रहा हूँ, हटाओ इसे। लो जी, यहाँ पे हमारे पास मंथली है, क्वार्टरली है और हाफ ईयरली है, और हाफ ईयरली में भी 2 है। हाँ हाफ ईयरली में भी 2 है, या तो वो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ, या वो लास्ट के हाफ है। मतलब अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं तो पहले 6 महीने, जैसे मैं ये बात करूं, बहुत बढ़िया। आप भाई साल में 2 ही तो हाफ ईयरली होते हैं, जैसे कहते हैं हाफ ईयरली एग्जाम, तो हाफ का मतलब है यहाँ बीच में, तो जो पहला हाफ होगा वो क्या होगा, अप्रैल में स्टार्ट होगा और ख़त्म कब हो जाएगा, सितंबर में। तो वो वाला फर्स्ट हाफ होगा 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, और जो लास्ट वाला होगा वो 1 अक्टूबर से होगा 31 मार्च तक होगा, ठीक है जी। तो ये जो लास्ट वाला है यहाँ पे हमारे पास 3.5, 3, 2.5, ठीक है जी। इसे हमने रटाने का बच्चों का एक तरीका बता रखा था कि साल में 12 महीने होते हैं, साल जब ये हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो 6 की बात करता है, और क्वार्टर में भी एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में 3 महीने, तो 12 होता है। मैंने बताया था इसे 2 से डिवाइड कर लो, इसे 2 से डिवाइड कर लो और इसे 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करते ही ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया। ऊपर की तरफ को चलोगे तो प्लस करना है 0.5, ऊपर की तरफ को मूव करोगे तो प्लस करना है 0.5, नीचे की तरफ को मूव करोगे तो माइनस करना है 0.5, माइनस तरफ जाओगे तो नीचे करना है -0.5, ठीक है जी। क्वार्टर में ये लॉजिक साइड नहीं बैठता था, क्वार्टर में ये लॉजिक बैठता था, मतलब लॉजिक क्या है, जुगाड़ है 1.5 और माइनस का 1.5। अभी इसी साल से एक चीज़ और नहीं जुड़ गई है, इस बुक में थी नहीं पहले, फर्स्ट हाफ। यहाँ के टेबल, यहाँ पे ये है हमारे पास 9, 9.5 और 8.5, ठीक है जी। इसका कोई सिर पैर नहीं है।
वो 9 मंथ्स वाला है भाई, वो एक और था इसमें 9 मंथ पे रेट थे 4.5, 5, 4। ठीक है जी, ये नहीं है अब हमारे पास, ये कोर्स में हट चुका है। आपने कहा सर ये कहाँ से आ रहे हैं, एक बार इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो मैं कहता हूँ कि जी मैं पहले 6 महीने तक ड्राइंग करता हूँ, मतलब मैं करता हूँ अप्रैल में, मई में, अप्रैल करता हूँ, मई करता हूँ, जून करता हूँ, जुलाई करता हूँ, अगस्त करता हूँ और सितंबर करता हूँ, बस। उसके बाद मैं ड्राइंग करता ही नहीं, मैं 6 महीने तक ड्राइंग करता हूँ। तो फॉर्मूला वो याद है आप लोगों को? क्या फॉर्मूला एक बार बताना? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये समझा देता हूँ ये कैसे आ रहे हैं, बाकी तो बच्चा रट लेता है, इसका एक बार लॉजिक दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी आपने पहली बार यहाँ ड्राइंग करी है अप्रैल में, तो जब अप्रैल में ड्राइंग करेंगे साल तो मार्च में ख़त्म होगा ना, भले ही आप ड्राइंग सितंबर तक करोगे लेकिन साल तो मार्च में ख़त्म करोगे, बनाओगे तो अकाउंट 12 महीने के। तो जब पहली बार ड्राइंग करी यहाँ से यहाँ तक कितने महीने बैठे हुए थे? 12। जब आपने लास्ट बार ड्राइंग करी यहाँ यहाँ ड्राइंग करी होगी 1 सितंबर में, तो यहाँ से यहाँ तक कितने महीने बैठे हुए थे? है जी, कितने महीने बैठे हुए थे? 7 डिवाइड बाय 2 क्या जाएगा? 7 और है नहीं 6, 7, 8, 9, 9.5 आ तो रहा ही। ठीक है, ऐसे ही इसके बारे में एक बार सोच लेते हैं। आपने कहा सर मैंने पहली बार नहीं ड्राइंग करी, मैंने तो महीने के एंड में करी, तो अगर यहाँ ड्राइंग नहीं करी तो लो जी इसका मतलब ड्राइंग यहाँ करी होगी, मतलब महीने के एंड पे करी होगी अप्रैल में, लेकिन अप्रैल की लास्ट में करी होगी। तो यहाँ पे ड्राइंग करी, कितने महीने बैठे हुए थे यहाँ से तक? 11। और जब ये चीज़ यहाँ से सरक गई है तो यहाँ आ गई होगी, यहाँ से तक कितने महीने बैठे हुए थे? 6 डिवाइड बाय 2 क्या जाएगा? है ये 8.5 ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब आपने कहा सर मुझे कैसे पता लगेगा कि वो हाफ ईयरली में पहले की बात कर रहा है या फर्स्ट की बात कर रहा है? वो क्वेश्चन पढ़ के ही पता लगेगा अच्छे से। देखो मैं एक क्वेश्चन का रेफरेंस दे देता हूँ आपको, बाकी मैं क्वेश्चन करा नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, मैं दोनों क्वेश्चन में एक एक चीज़ पढ़ा देता हूँ। पहले बच्चा आप क्वेश्चन नंबर 28 देखना, पहली बार क्वेश्चन 28 देखना तो आपको ये वाले रेट समझ में आ जाएंगे, ये वाले। ठीक है जी, देखो PQR पार्टनर है, P ड्रॉ करता है 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है जी, अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा। फॉर 6 मंथ अभी भी समझ में नहीं आया, बस ये पता लगा हाफ ईयरली ड्राइंग करता है वो। एंडिंग ऑन 31 मार्च, मतलब साल खत्म कब हो जाएगा जब वो ड्राइंग करेगा? एंडिंग वाला है तो यहाँ पे साल खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट करी होगी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है जी, तो क्या होगा? 6000 रुपये निकाल लिए होंगे 6 महीने तक, 36,000 रुपये निकाल लिए होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। और टाइम क्या होगा? बिगिनिंग है 2.5 डिवाइड बाई 12, जो भी अमाउंट आएगा वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। इसी के साथ हम एक और ये इलस्ट्रेशन नंबर आपका मैंने कराया 28। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 29 में क्या फ़र्क है। देखो अमायरा विड्रॉ 10,000 रेगुलरली फॉर 6 मंथ, ये नई बुक में ही है कंसेप्ट। अमायरा विड्रॉ कर दिया 10,000 रेगुलरली फॉर 6 मंथ, एंडेड 30 सितंबर, जो हाफ ईयरली कब खत्म हो जाएगा? 30 सितंबर पे। कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट करना फॉर द ईयर एंडेड, साल के आखिरी तक के लिए, 31 मार्च तक के लिए। इन द फर्स्ट के फॉलोइंग केसेस शी विड्रॉन द अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। समझ में आती है बात? जब उसने ड्राइंग करी अमायरा ने 10,000 रुपये रेगुलरली फॉर 6 मंथ, एंडेड 30 सितंबर, मतलब वो एंडेड की बात कर रहा है, मतलब वो 30 सितंबर यहाँ खत्म हो जाते हैं। तो उसे हिंट दिया कि कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट हाफ ईयरली। वो फर्स्ट हाफ ईयरली है, वो सेकंड हाफ ईयरली है। ठीक है जी, ये फर्स्ट हो गया, ये